पहले की क्लास में हमने नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है। आज ज्योमेट्री और मेंजुरेशन 2 टॉपिक और पूरी करेंगे, फिर अपना 10th का सिलेबस हो जाएगा जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं। और इसके लिए आप इन 2 क्लास में जो भी फॉर्मूला या जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप उनके तरीके को समझ लेना, जो रटना है वो रट लेना। उसके बाद आप कोई भी PYQ करके देखेंगे, आपको डाउट नहीं आएगा। 80% क्वेश्चन आप कर पाएंगे और हम इतने ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। 100% हमें किसी टॉपिक से नहीं आते। वैसे 10th वाले सिलेबस से हम पूरे के पूरे सही कर सकते हैं। अभी आज ज्योमेट्री का बेसिक्स देखते हैं। अभी कोण ये टाइप तो हमने पढ़ा है। न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, समकोण 90 डिग्री का, अधिक कोण 90 से 180 डिग्री के बीच, सरल कोण यानी पूरी एक रेखा के ऊपर जो कंप्लीट एंगल बनेगा 180 डिग्री का, प्रतिवृत्ति कोण यानी ये कोण अगर बढ़ जाए इस तरफ यानी 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 360 से छोटा हो, और संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री। ये 2 रूल है। कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अगर योग 180 डिग्री है तो समपूरक कोण। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक। अब ये फिक्स है, इन पे बेस्ड हमें डायग्राम भी पूछते हैं, अज्ञात कोण ज्ञात करना वगैरह। तो इनको याद करना है क्या। अंतः कोण का अर्धक यानी इस कोण को बराबर बराबर में बांट रहा है ये अर्धक, और इसको भी बराबर में बांट रहे हैं। अंतः कोणों के 2 अर्धक जहाँ टकराते हैं ये एंगल 90 + a/2 होता है, यानी सम्मुख कोण आधा इसमें जोड़ना है। अगर बाह्य कोणों का अर्धक लिया है तो ये एंगल 90 - a/2 होगा। और एक ही साइड ये अंतः कोण का अर्धक और इस साइड बाह्य कोण का अर्धक, तो ये एंगल इसका आधा होगा a/2। तो इनमें ये थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये है अंतः कोण अर्धक पर में। ये सवाल में कहीं कहीं काम आती है जहाँ ऐसे एंगल वगैरह कुछ निकालना होता है, या डायरेक्शन ये भुजा दे दी, ये दे दी, ये दे दी, एक भुजा हमें ज्ञात करने दे दी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तब अगर इस एंगल का अर्धक है ये, यानी बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये रूल लागू होता है AB/AC, BD/DC। सामने वाली भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। अब देखना केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, जहाँ पे त्रिभुज की माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है। माध्यिकाएं यानी सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटने वाली। इस भी सिर से इस पे डाली है माध्यिका, तो ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर होंगे। ऐसे ही इससे माध्यिका जाएगी इस पे, तो ये टुकड़े दोनों बराबर होंगे। ये माध्यिका जाएगी इस पे, तो ये दोनों टुकड़े, तो ये बनेगा केंद्रक, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। और ये रूल होता है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी शीर्ष की साइड है ये पार्ट, ये 2 है, और ये दूसरा शेष बच गया ये 1 है, यानी ये 2 गुना पार्ट होगा इससे। और ये एक स्पेशल कंडीशन है, यदि ये वाला पार्ट A से G तक इस सामने वाली भुजा के बराबर है BC के, तभी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल BGC 90 डिग्री, वरना नहीं होता। सिर्फ इस कंडीशन में 90 डिग्री होता है। अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः कोणों के अर्धक द्वारा बनता है, मतलब अंतः कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी अंतः कोणों के अर्धक जहाँ टकराते हैं इस कोण का भी अर्धक यहीं पे टकराएगा, ये बनेगा अंतः केंद्र। और इसके लिए रूल है कि ये एंगल इसका 90 + a/2 होगा, जो अभी ऊपर देखा था। अंतः कोण के अर्धक से जो कोण बनता है वो 90 + a/2 होता है। अब देखना है परिकेंद्र। परिकेंद्र किससे बनता है, मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसा बिंदु है, किसको परिकेंद्र कह देंगे हम, जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक से बनी। लंब समद्विभाजक मतलब एक ट्रायंगल है, इसका लंब समद्विभाजक होगा, समद्विभाजक होना चाहिए मतलब एकदम बीच में होना चाहिए और लंब होना चाहिए। इसी प्रकार इसके बीच से लंब, इसके बीच से लंब, ये जहाँ टकराएंगे वो होगा परिकेंद्र। इस वजह से है। फिर इस बिंदु को इन दोनों सिरों से ऐसे मिला दिया, तो इसकी शीर्षों से दूरी बराबर होगी। जो परिकेंद्र है मतलब इस बिंदु और इसको त्रिज्या मान के वर्त खींचा जा सकता है जो तीनों शीर्षों से होके जाए। अब ये नियम होता है कि केंद्र पे बना कोण
वृत्त की परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ये एंगल इसका दोगुना होगा, एंगल BOC दोगुना होगा एंगल A का। अब है लंब केंद्र। लंब केंद्र बनता है शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु से। शीर्ष लंब मतलब इस बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, इससे सामने वाली इस शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पे लंब, और इससे डालेंगे सामने वाली भुजा पे लंब, और ये तीनों शीर्ष लंब जहाँ टकराएंगे वो बनेगा लंब केंद्र। और इसके लिए नियम है कि ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस A। ये माइनर डिफरेंस याद रखना है। ये माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये अंतःकोणों के अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अंतःकोण के अर्धक ऐसे अंतः केंद्र, परिकेंद्र है वो लंब समद्विभाजक होते हैं भुजा की। यानी फर्स्ट कंडीशन है कि भुजा को आधे आधे पार्ट में यानी समद्विभाजित करना चाहिए, फिर वो लंब होना चाहिए। ये है शीर्ष से लंब डाला है सामने वाली भुजा पे, इसमें समद्विभाजित होना जरूरी नहीं है। दोनों भुजाएं सम्मुख भुजा समद्विभाजित होनी जरूरी नहीं है। वैसे मैं नोट्स डाल दूंगी ग्रुप में, पर वो सीधे आपको समझ नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अभी ये कुछ बेसिक है जो सवाल करने में अपने काम आएंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A दे रखी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी A/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या होगी A/√3। इससे हम मान रख के A का वैल्यू निकाल सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या की। अब आगे है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। ये बात कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है एक, तो इसमें परिकेंद्र तो होता है कर्ण का मध्य बिंदु, यानी ये केंद्र है और ये त्रिज्या मान के और परिवर्त खींचा जा सकता है। मतलब ये थोड़ा वर्त नहीं लग रहा। और जो है लंब केंद्र है वो होता है ये वाला शीर्ष जहाँ पे समकोण बना हुआ है। ये ऐसा इसलिए, जैसे लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो यही होगा, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो ये होगा, इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे ऐसे, तो ये आगे जाके तो कहीं इनसे टकराएगा नहीं इन दो लंबों से, इसको बैक में यहीं पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो ये है लंब केंद्र। अब आगे है अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के विपरीत होता है। यानी ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका ये एंगल है अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब अपने को देखना है लंब के अंदर शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा ये है, इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ तो जाएगा नहीं, इसको आगे बढ़ा के लंब डालना पड़ेगा। इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो इसको आगे बढ़ा के डाल दिया। इस शीर्ष से लंब डालेंगे सम्मुख भुजा पे तो ये इधर पीछे की तरफ बढ़ाने से मिलेगा इस बिंदु पे, यानी अधिक कोण इस साइड है, इसकी विपरीत दिशा में लंब के अंदर बना है। अब देखते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता होती है भुजा भुजा भुजा, यानी दो ट्रायंगल है, उनकी अगर तीनों सम्मुख भुजाएं समान है, यानी ये भुजा इसके समान, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, इसका मतलब है इसमें भुजा 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 सर्वांग समता है, साइड साइड साइड। या फिर दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, दो एंगल बराबर हो एक साइड बराबर हो, या फिर समकोण मतलब राइट एंगल एक समकोण हो, एक कर्ण बराबर हो और इन दोनों में से एक साइड बराबर हो, ऐसा मतलब एक साइड। ये भी सेम हो गया, यानी दो साइड की बात कर रहा है और एक एंगल की बात कर रहा है इसकी। लेकिन ये वाली सर्वांग समता नहीं होती है, याद रखना है। ये सिर्फ समरूपता होती है, क्योंकि एक ट्रायंगल ये है, मान लो समबाहु त्रिभुज है, और एक ये है, इनके सारे कोण 60-60 डिग्री है दोनों में, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम वो ट्रायंगल होते हैं जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, और समरूप वो होते हैं जिनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यह अब समरूपता का नियम है नीचे। ये दो कोई समरूप त्रिभुज है, इसमें संगत एंगल से इससे सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, इससे सामने वाली भुजा पे माध्यिका डाल दी, यानी ये मध्य बिंदु है, माध्यिका है तो इसको दो भागों में बांट रही है। इसके संगत एंगल मतलब उसी एंगल से जो इसके समरूप है उससे सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया और माध्यिका डाल दी। इसके लिए ये नियम है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो ये भुजाएं दे दी समान अनुपात में, इनका अनुपात
इन ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा, और दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप है उनके अनुपात के बराबर होगा। अब आगे देखना है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी AB² अपॉन में DE² या BC² अपॉन में EF² या AC² अपॉन में DF², इनमें से किसी का भी वर्ग कर देना क्योंकि ये सारे बराबर हैं। फिर ये प्रमेय है थेल्स प्रमेय। DE समांतर है BC, उसके बाद क्या मान प्राप्त होगा? बस ये एक कंडीशन है कि DE समांतर दी गई है BC के, तब होता है लागू ये सेम ही प्रमेय दोनों, जैसे AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, ये बराबर होता है। अब इसमें अगर हम +1 जोड़ देंगे दोनों साइड तो ये बनेगा AD प्लस BD अपॉन में BD, और AE प्लस में EC और अपॉन में EC, ये क्या बन जाएगा? AD प्लस DB बन जाएगा AB, जो कि इधर की तरफ दिया हुआ है AB, अब ऊपर BD, ये दोनों जोड़ देंगे AE प्लस EC, इससे बन जाएगा AC, यानी AC अपॉन में EC, मतलब उल्टा कर दिया है। तो इसको किसी भी तरीके से इसके भाग में ये और इस आधे के भाग में ये, या इस छोटे के भाग में ये पूरा टुकड़ा, इसके भाग में ये पूरी, या फिर इसके भाग में ये पूरी, इसके भाग में ये पूरी भुजा, ये सारे बराबर होते हैं अनुपात। अब देखो, दो समांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ आधार वाले सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, यानी आधार कॉमन है और ये भी, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार सेम रह रही है, दो समांतर भुजाओं के बीच है तो सभी त्रिभुजों के लिए ऊंचाई भी सेम है, तो यानी इन त्रिभुज का एरिया समान रहेगा। अब ये एक बेसिक नियम समझ लो या कुछ भी, ये याद रखना, ये कई सवाल में काम आता है हल करने में। अगर एक समकोण त्रिभुज है और इस 90 डिग्री वाले एंगल से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो इस लंब का वर्ग AD इंटू DC के बराबर होता है, यानी BD² बराबर AD इंटू DC। याद रखना, समकोण से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब का वर्ग इन दोनों भागों के गुणनफल के बराबर है। अब कुछ तरीके हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कोई हमें ट्रायंगल दे दिया, उसमें कोई अंतःकोण की अर्धक की लंबाई पूछ ली, माध्यिका की लंबाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो इन तरीकों को सीधा याद रखना है, वहाँ जो वैल्यू दे रखी हो पुट करते ही आंसर आ जाएगा, तो इनको चाहे आप रट लेना। जैसे अंतःकोण की अर्धक की लंबाई याद करनी है, अब ये देखो, इसमें अंतःकोण की अर्धक की लंबाई याद करनी है, इस वाले एंगल का जो अर्धक है ये, यानी दोनों बराबर भागों में बांट रहा है डेल्टा, इसकी लंबाई याद करनी है। तो A के सामने की भुजा A ली है, ये याद रखना है, A कौन सी भुजा है, इस A के सामने की भुजा A है, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C। अब नियम देखो, अंतःकोण अर्धक की लंबाई 2BC अपॉन में B प्लस C cos A/2, यानी दो बची हुई भुजा है उन दोनों का गुणनफल है, नीचे उन दोनों का योग है, cos A/2, यानी जिस कोण का अर्धक ज्ञात करना है वो लिया गया है। ये दो बची हुई भुजाएं हैं, सामने वाली नहीं ली है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना है, यहाँ BC की जगह AC वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर ये पूछ ले, यहाँ वाला अर्धक पूछ ले इस अर्धक की लंबाई, तो करेंगे 2AB अपॉन में A प्लस B cos C/2। अब आगे देखना है, ये कुछ नॉर्मल सा है, अधिक कोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें यहाँ से सम्मुख भुजा पे लंब डाल दिया ये, तो ये AC² बराबर होगा इस भुजा का वर्ग, जैसे AC² बराबर होगा AB² BC² प्लस में 2 गुणा B, ये शीर्ष है यहाँ से BC इंटू BD, ये न्यून कोण है, इसमें आएगा AC² बराबर, यहाँ लंब डाला गया अंदर की तरफ तो बराबर होगा AB²
प्लस BC² सेम, लेकिन यहाँ माइनस आएगा। और फिर जो B वाला शीर्ष था उसी से दोनों की तरफ, जैसे यहाँ से चला था B से C और B से D, वैसे यहाँ से B से C और B से D। वैसे ये कोई सवाल में काम नहीं आया था PYQ में, जहाँ तक मैंने देखा था। अब देखो माध्यिका की लंबाई कैसे ज्ञात करनी है। एक तो ये नियम है कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसका 3 गुना बराबर होता है 4 गुना माध्यिकाओं के वर्गों का योग। और माध्यिका ज्ञात करनी है, इस एंगल से सामने वाली भुजा पे डाली गई माध्यिका ज्ञात करनी है। इसके सामने की भुजा A है, B के सामने की B और C के सामने की C। तो फॉर्मूला क्या होगा, √2B² + 2C² - A²/2। अब देखो A के सामने की, A से जो माध्यिका है वो ज्ञात करनी है, तो इसमें बचे हुए 2 भुजा पहले दी है 2B² 2C², और जिसको ज्ञात करना है वो 1A² घटाया है बाई 2। ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है इसको कि A से भुजा पे डाली गई माध्यिका है तो बची हुई 2 भुजा के 2 गुणे वर्ग हैं, यानी 2B² + 2C²। A वाले को एक बार घटाया है अपॉन 2। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, इसको सीधा सीधा याद रखना। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें भाग दे देंगे त्रिभुज के अर्ध परिमाप का। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, भुजाओं का योग, और भाग 2 दे देंगे, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के फिक्स तरीके होते हैं, वो आगे आ जाएंगे। समबाहु त्रिभुज का कैसे ज्ञात करना है, और अगर सीधा कोई त्रिभुज दे दिया जिसकी हमें भुजाएं दे रखी है A, B और C, तो उसका पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर एरिया होगा S - A, S - B, S - C। रैंडम कोई भी त्रिभुज दे दिया जिसकी तीनों भुजाओं के मान हमें दे रखे हो। अब देखना है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार B, ऊंचाई यानी P परपेंडिकुलर 1/2 B × P। भाग में क्या करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी भुजाओं का योग और उसका आधा B + P + H अपॉन 2, यानी अर्ध परिमाप का भाग दे दिया। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा BP अपॉन B + P + H जो दे रखा है। अब देखना है परिवृत्त की त्रिज्या, इसमें सीधा याद रखना परिवृत्त की त्रिज्या होगी ABC और भाग देना है 4 × त्रिभुज का एरिया, यह एरिया। और देखना समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आपको बताया था, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है, वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कर्ण की आधी। परिवृत्त की त्रिज्या जो ऐसे वर्त बनेगा इससे होते हुए, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, कर्ण की आधी। अब है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध। स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, कैपिटल R परिवृत्त की त्रिज्या, इसमें संबंध है sin A/2, sin B/2, sin C/2। इनइक्वलिटी, ट्रायंगल में क्या होता है, ऐसे कोई ट्रायंगल है ABC, इसकी कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, कोई भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा। जैसे मानो AB + BC है, 2 भुजाओं का योग, ये हमेशा ज़्यादा होगा तीसरी भुजा से, यानी AC से ज़्यादा होगा। इसी को लिख के देखो, BC को इधर ले जाएं इसकी तरफ, यानी AC - BC क्या होगा, इधर लेके जाएंगे तो लेस देन AB, यानी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम है, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा है। अगर हमें ऐसा कोई सवाल दे जिसमें हमें देखना हो कि इन 3 माप से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, 3, 4, 5 सेमी भुजाएं हैं त्रिभुज की, इनसे कोई ट्रायंगल बनना संभव है या नहीं, तो हम जोड़ के देखेंगे। 3 + 4 7, 5 से ज़्यादा है यानी तीसरी भुजा से ज़्यादा है। 5 और 4 9, 3 से ज़्यादा है। 5 और 3 8, 4 से ज़्यादा है। अब देखेंगे अंतर तीसरी भुजा से कम, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम है या नहीं। 4 - 3 1, इससे कम है। 5 - 4 1 है, 3 से कम है। 5 - 3 2 आ रहा है जो 4 से कम है, यानी ऐसा त्रिभुज संभव है जो कि बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 3, 4 और 5,
यानी दी गई भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण संभव है या नहीं, इसके लिए ये दोनों इनइक्वलिटी काम लेते हैं, ये और ये। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और साथ में बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, ये सम्मुख कोण बराबर होंगे और विकिरण आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई। इसमें ये याद रखना है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग दोनों विकिरणों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी चारों भुजाएं मतलब दो भुजाएं तो एल लंबाई की है, दो बी लंबाई की है, यानी 2 गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब देखो समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर भी होगी और सम्मुख भुजा समांतर भी होगी, विकिरण करेंगे समकोण पे समद्विभाजित 90 डिग्री पे। इसमें भी देखो चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाएं ए है, 4 स्क्वायर बराबर विकिरणों के वर्गों का योग D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसका एरिया याद रखना है 1/2 D1 इंटू D2, यानी विकिरणों का गुणनफल। एक ये है, ये मैं थोड़ा आपको आगे बता दूंगी। जैसे समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो नई आकृति बनती है वो क्या होती है, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत बनता है और आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो समचतुर्भुज बनता है। ये एक साथ बाद में भी बता दूंगी। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं और ये दो समांतर नहीं है। इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू इनके बीच की दूरी h। ये याद रखना है, यहाँ कौन सी भुजाओं का योग है, जो दो भुजाएं समांतर है उनका योग है, तब ये एरिया निकलता है समलंब चतुर्भुज का। अब देखो आयत होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी है, समांतर भी है, चारों कोण 90 डिग्री है, विकिरण समद्विभाजित करते हैं, सिर्फ समद्विभाजित करते हैं और आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनेगा समचतुर्भुज। और इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री जोड़ना, यानी 2 बार लंबाई एल है और यहाँ बी, तो ये होगा 2 गुणा एल प्लस बी और एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं और ये इसके विकिरण समकोण पे समद्विभाजित भी करते हैं। एक समचतुर्भुज के समद्विभाजित करते हैं समकोण पे और एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं ना, तो नई आकृति भी वर्ग की बनती है। ये ऐसे ही दे रखा है, विकिरण कितना होता है ए, तो ये कर्ण हो गया, तो ये √2a होगा और इससे ऐसे वर्ग बना देंगे जिसकी √2a भुजा दे रखी है, ये ऐसे ही बना दिया। ये देखो परिमाप होगा चारों भुजाओं की योग के बराबर, यानी 4a, एरिया होगा दोनों लंबाई इंटू चौड़ाई जो कि बराबर है, यानी a स्क्वायर। अब वर्त के कुछ नियम देखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई जीवा है वर्त की, ये केंद्र है, इससे अगर इस पे हम लंब डालेंगे तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। ये देखो दो त्रिज्या और चाप के बीच जो घिरा एरिया होता है ये होता है त्रिज्य खंड, जिसको बोलते हैं सेक्टर। जीवा और चाप के बीच है ये है सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड, और इससे जो ऊपर का एरिया है वो है दीर्घवृत्तखंड, और ये लघु त्रिज्यखंड, और इससे बाहर का जो एरिया है वो है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखनी है दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों समांतर जीवाएं केंद्र के दोनों तरफ यानी अपोजिट साइड हो। जैसे ये केंद्र है और इसके अपोजिट साइड है D1 दूरी पे, D2 दूरी पे, जो कि समांतर है। इनके बीच की दूरी बतानी है, मतलब D1 प्लस D2 बतानी है अपने को। पहले D1 निकाल लेते हैं, तो ये हो गया कर्ण, √r² माइनस b/2 की स्क्वायर, ये निकल जाएगा। √r² माइनस a/2 की स्क्वायर करेंगे तो ये D2 निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। अगर दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ होती, ये ऊपर की तरफ ना होती, यहाँ होती, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए D1 में से D2 घटा देते। अब ये देखो जो नियम बताया था कि एक चाप द्वारा, इसी फिक्स चाप द्वारा यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, इसके द्वारा परिधि पे बना, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये थीटा है, ये 2 थीटा है। ये जो आपको दिख रहा है चतुर्भुज, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे हैं।
इसमें होता है नियम कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ये है, यहाँ से यहाँ तक एक चाप है। एक ही चाप द्वारा वर्त की परिधि पर एक ही साइड, इस साइड नहीं, ऊपर की तरफ एक ही साइड जो कोण बनते हैं वो सारे बराबर होते हैं। समान चाप द्वारा वर्त के एक ही तरफ परिधि पर स्थित कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ये देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें इतने मान अपने को दे रखे हैं। ये एंगल 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। एक्स का मान पूछा है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये वर्त की त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, मतलब दो भुजाएं, इस ट्रायंगल की दो भुजाएं समान हो गई, ये और ये, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। इसमें ये भुजा और ये भी बराबर है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी इस चाप के द्वारा परिधि पे बना कोण 20 + 30 50 डिग्री है। यहाँ बना कोण 2 गुना होगा, यानी 100 डिग्री होगा। अब देखो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, ये क्या होती है? ये दो वर्त हैं जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? उभयनिष्ठ 4 तिर्यक स्पर्श रेखाएं और 2 सीधी स्पर्श रेखाएं। ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब C1 और C2 के बीच की जो दूरी है वो R1 की R2 और R1, मतलब इन दोनों की त्रिज्या के योग से ये दूरी C1 C2 ज़्यादा है, तो 4 स्पर्श रेखाएं होगी। अगर ये स्पर्श कर जाएंगे, यानी C1 C2 बराबर हो जाए R1 + R2, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बचेगी? तिर्यक स्पर्श रेखा 1 और 2 सीधी स्पर्श रेखाएं, यानी 3 स्पर्श रेखाएं। अब ये कंडीशन है, ये तो गलती से बन गया। अगर C1 C2 के बीच की दूरी R1 और R2 इन दोनों से कम है, लेस देन R1 + R2 है, तो होगी सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं। यहाँ तिर्यक स्पर्श रेखा नहीं होगी। यहाँ अगर कोई रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा नहीं, वो छेदक रेखा बन जाएगी, जो 2 बिंदुओं पे काटेगी वर्त को। अब ये आगे की कंडीशन है, अंतः स्पर्श कर रहा है। इसकी कंडीशन होती है जब C1 और C2 के बीच की दूरी देखेंगे, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, तो ये होगी mod R1 - R2 के बराबर। तब कहेंगे कि एक स्पर्श रेखा है। अगर C1 और C2 के बीच की दूरी इससे भी कम हो जाती है तो इसका मतलब अंतः स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, 0 स्पर्श रेखाएं होगी। अब इनकी लंबाई देखनी है अपने को। जो ये सीधी स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी, और ये तिर्यक स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी। एक चीज़ याद रखना, सीधी स्पर्श रेखा जो ऐसे खींची जा रही है और एक तिर्यक जो ऐसे, इसमें से सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई तिर्यक स्पर्श रेखा से ज़्यादा होती है। ये चीज़ याद रखेंगे तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी C1 C2 की स्क्वायर, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस R - R की स्क्वायर, यानी डिफरेंस की। तो ये ज़्यादा है सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो तिर्यक स्पर्श रेखा कम होने के लिए यहाँ R + R कर देंगे, यानी थोड़ी बड़ी राशि घटाएंगे तो मान कम प्राप्त होगा। तो ऐसे याद रख लेंगे, सीधी स्पर्श रेखा C1 C2 की स्क्वायर माइनस R - R की स्क्वायर, और तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई C1 C2 की स्क्वायर माइनस R + R की स्क्वायर। अब इसमें देखिए, सीधी स्पर्श रेखा में अगर वर्त आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो यानी स्पर्श करेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाली कंडीशन थी, तो C1 से C2 की दूरी R1 + R2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे कैपिटल R + स्मॉल r त्रिज्या है दोनों की। यहाँ रख देंगे R + R की स्क्वायर माइनस R - R की स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आएगा मान 2 × √r कैपिटल R। अगर हमें ये याद है तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको रटना है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उसका वर्ग है माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग है। अब है तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें अंतर नहीं है, प्लस दे रखा है। जब दोनों वर्त स्पर्श करेंगे तो C1 C2 हो जाएगी R + R, ये भी R + R है, यानी D का मान 0 आएगा। तिर्यक स्पर्श रेखा 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों स्पर्श कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ मतलब एक बिंदु है, मान लो, इसको 0 ही डिस्टेंस मानेंगे। 2 सीधी स्पर्श रेखाएं तो होगी और ये होगी तिर्यक, लेकिन इसकी लंबाई 0 मानी जाएगी।
ये न्यूमेरिकल है, कोई बताना है तो मैं बता देती हूँ इसको। इसमें बताया हुआ है कि पी क्यू जीवा है वर्त की, ये गिवन है, जिसकी लंबाई है 8 सेमी, वर्त की त्रिज्या है 5 सेमी। हमें ज्ञात करना है टी पी का मान। अब गिवन क्या है, ये पूरी 8 सेमी है, तो ये ऊपर का टुकड़ा 4 सेमी और ये 4 सेमी, ये त्रिज्या है 5, और इसको केंद्र से मिला दिया। अब ये देखो ये लंब है, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 5 ये 4, तो ये 3 होगा। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। अब हमने एक नियम पढ़ा था, ये स्पर्शरेखा पे लंब है, केंद्र से वर्त की स्पर्शरेखा पे लंब, समकोण त्रिभुज के इस एंगल से कर्ण पे जो लंब डालते हैं उसका वर्ग यानी पी आर का वर्ग इन दो टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होता है, टी आर इंटू आर ओ। समकोण त्रिभुज के राइट एंगल से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, ये पी आर की स्क्वायर बराबर टी आर इंटू आर ओ। या इसका मान हमें पता है 4 है, इसका मान हमें पता है 3 है, सिर्फ ये एक अज्ञात राशि, इसका मान आ जाएगा, टी आर का मान आ जाएगा 16/3। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज ये 4 है, इसका मान भी हमें पता लग गया, ये इसका कर्ण है, तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें बताना ही है। टी पी स्क्वायर बराबर टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब ये कुछ नियम देखिए, एक बाह्य बिंदु से 2 छेदक रेखाएं खींची हैं वर्त पे, तो क्या होगा, इस बिंदु से इसकी दूरी टी क्यू इंटू टी पी बराबर होगा टी एस इंटू टी आर। अब ऐसी देखो, ये एक छेदक रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है, ये सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श कर रही है, दो पर नहीं कर रही, यानी हम इसी को 2 बार काउंट कर लेंगे, टी पी इंटू टी पी हो जाएगा टी पी की स्क्वायर या पी टी की स्क्वायर बराबर होगा टी क्यू इंटू टी आर। ये है अंदर की तरफ 2 जीवाएँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके लिए होगा ओ पी इंटू ओ क्यू बराबर होगा ओ आर इंटू ओ एस, यानी इसी भुजा के दोनों टुकड़ों का गुणनफल बराबर दूसरी भुजा के दोनों टुकड़ों का गुणनफल। अभी थोड़ा पार्ट रहा है, जैसे त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने हो, अंतः केंद्र ज्ञात करना पूछ ले, परिकेंद्र ज्ञात करना हो या लंब केंद्र ज्ञात करना हो, तो वो कैसे करना है, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसको अगले पार्ट में डाल दूंगी पूरा। थोड़ा कोई आपको दिक्कत आई, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, मेरे से जैसा संभव हो पा रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने याद किया था, आप भी कोशिश करना, कुछ कुछ हमें रटना ही पड़ेगा जिससे टाइम बच सके, कुछ की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी हमें, जो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक्स।